अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। आज इस वीडियो में हम जो है कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। ठीक है, तो बिना देर के जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बारे में क्या कहा गया है। अब जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की डिस्कशन हुई है वो हुई है चैप्टर 2 में और आर्टिकल 50 में। इसमें बताया गया है मजलिस शूरा। ठीक है, मजलिस शूरा जो रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया था उसमें जो है मजलिस शूरा इंसर्ट किया गया था। ठीक है, कि आपने पार्लियामेंट के साथ जो है मजलिस शूरा भी साथ में लिखना है। ठीक, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट है, दैट्स वाई। तो खैर, अब जो देयर शैल बी अ मजलिस शूरा, इट मीन्स के पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। ठीक है, 2 हाउसेज होंगे और एक प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज के ऊपर कंप्राइजेज होगी हमारी पार्लियामेंट। एक प्रेसिडेंट होगा और 2 हाउसेज होंगे। अपर हाउस जो है सेनेट कहलाएगा, लोअर हाउस जो है नेशनल असेंबली कहलाएगा। और यहीं पे अगर हम इंडिया की पार्लियामेंट के बारे में देखें तो इसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल 79 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। इसमें बताया गया है सेम है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नॉन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट इन द हाउस ऑफ द पीपल। सेम वही बात है, जस्ट नाम चेंज है। ठीक है, प्रेसिडेंट होगा इनकी पार्लियामेंट में भी। ठीक है, और अपर हाउस होगा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेनेट कहते हैं और इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, यानी कि जिसको हम राज्यसभा भी कह रहे होते हैं। और लोअर हाउस है जिसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाएगा, यानी कि लोकसभा, और पाकिस्तान में उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है। अब नेशनल असेंबली यानी कि लोअर हाउस जो है उसके बारे में क्या कहा गया है। अब आर्टिकल 51 डील करता है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल असेंबली के बारे में। There shall be 336 seats for the members in the National Assembly, यानी कि टोटल जो नंबर होगी ना सीट्स की, जो टोटल मेंबर्स है जिनके ऊपर नेशनल असेंबली कंसिस्ट होगी वो 336 यानी कि 336 ठीक जो है मेंबर्स होंगे, यानी कि सीट्स होंगी नेशनल असेंबली में, इंक्लूडिंग सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। और इन्हीं 336 सीट्स के अंदर जो है वुमेन्स और नॉन मुस्लिम की सीट्स भी इंक्लूडेड हैं जो कि रिजर्व सीट्स हैं। वहीं पे फर्दर बताया गया है कि द सीट्स इन द नेशनल असेंबली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस एंड द फेडरल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रोसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं जो एलोकेट की जाएंगी हर एक प्रोविंस को, यानी कि प्रोविंसेस में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी सीट्स की, और फेडरल कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद में तो वो पॉपुलेशन की बेस के ऊपर होगी, यानी कि जिस सूबे की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उस हिसाब से उसकी सीट्स ज़्यादा दी जाएंगी। और जो है जो सेंसस होता है यानी कि जो मर्दमशुमारी होती है उस हिसाब से जो है हर इलेक्शन से पहले सेंसस कंप्लीट किया जाता है, मर्दमशुमारी करी जाती है, टोटल पॉपुलेशन काउंट की जाती है कि इस वक्त कितनी है, फिर उस हिसाब से जो है सीट्स की एलोकेशन होती है ईच प्रोविंस को और फेडरल कैपिटल को। ठीक है, और फर्दर जो है इसी में बताया गया है कि भाई फॉर द पर्पज़ ऑफ द इलेक्शन ऑफ द नेशनल असेंबली। अब जैसे कि नेशनल असेंबली के अगर कोई इलेक्शन हो रहे हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी ना, जो हल्के बनेंगे, ठीक है, जनरल सीट्स के लिए जो 336 हैं, तो शेल बी द सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो हर एक मेंबर की जो है जनरल सीट्स के लिए सिंगल मेंबर टेरिटोरियल, यानी कि जिस जगह से वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है तो वो एक सीट काउंट की जाएगी। ठीक है, टू फिल सच सीट शेल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एंड फ्री वोट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और जो मेथड ऑफ इलेक्शन है ना वो डायरेक्ट वोट का होगा। इट मीन्स कि जिस पर्सन को आप वोट दे रहे हो ना, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है जिस टेरिटरी से, जिस हल्के से, वो डायरेक्टली जो है मेंबर बनेगा नेशनल असेंबली का। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्ट और फ्री वोट का हमारा जो प्रोसीजर है नेशनल असेंबली के इलेक्शंस का। ठीक है, और फर्दर यहीं पे बताया गया है कि ईच प्रोविंस शैल बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट रिजर्व फॉर वुमेन विच आर एलोकेटेड टू द रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस अंडर क्लॉज 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया था ना कि सीट्स जो है रिजर्व है वुमेन्स के लिए, तो अब वुमेन्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि जो हल्का बनाया जाएगा ना, हर एक प्रोविंस जो है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि एक सूबे में जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो होगी पंजाब की। ठीक है, और अपना सिंध की ओवरऑल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसी तरीके से कैपी की और सेम फॉर द बलूचिस्तान। ठीक है, फिर उसमें से जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जो पार्टी जो है लीड करती है, जो इलेक्शन विन करती है, उस हिसाब से फिर जो है वुमेन्स को सीट्स एलोकेट की जाती हैं। और उसके बाद फर्दर यही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी है रिजर्व फॉर द नॉन मुस्लिम्स फॉर जो है शेल बी द होल कंट्री, यानी कि जो हल्का होगा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनेगी नॉन मुस्लिम्स के लिए, उनकी जो सीट्स रिजर्व है वो शेल बी द होल कंट्री, यानी कि पूरे ओवरऑल मुल्क
को जो है कंसिडर किया जाएगा पाकिस्तान को कि ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक हल्का है। अब अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जिसको हम लोकसभा भी कह रहे होते हैं, तो इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा की जो है टोटल 545 सीट्स है, जिसमें से जो है 543 का जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि ये सारी सीट्स जो है स्टेट को एलोकेट की जाती हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ये सीट्स दी जाती हैं। सेम जैसे पाकिस्तान में होता है कि जिस इस सूबे की जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस हिसाब से जो है उसको सीट्स दी जाती हैं। सेम यहीं पर होता है कि जिस स्टेट की, ठीक है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से जो है उसको सीट्स ये दी जाती है लोकसभा की। और 543 का जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग इसको डायरेक्टली चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और जबकि जो बाकी दो बचते हैं ना जो मेंबर्स, उनको जो है प्रेसिडेंट चूज करता है, ठीक है, इंडिया का। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि डील करता है ड्यूरेशन ऑफ द नेशनल असेंबली या ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कि जो नेशनल असेंबली है वो डिज़ोल्व होगी या फिर कंटिन्यू, जब तक वो डिज़ोल्व नहीं होती है वो अपना टर्म कंटिन्यू करेगी फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। 5 साल की ड्यूरेशन है, 5 साल तक, जिस दिन से उसकी पहली मीटिंग होती है, पहला सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, उस दिन से जो है अगले आने वाले 5 साल तक जो है ड्यूरेशन है नेशनल असेंबली की, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वो टर्म उसका एक्सपायर हो जाता है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। और यहीं पर अगर हम पार्लियामेंट की बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा जो है वो शैल नोट टू द सब्जेक्ट टू डेजोल्यूशन, यानी कि राज्यसभा जो है, जो अपर हाउस है उनकी पार्लियामेंट का, वो डिसॉल्व नहीं होता है। बट एज नियरली एज पॉसिबल 1/3 ऑफ द मेंबर देयर ऑफ शैल रिटायर एज सून एज मे बी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड हाउस है, यानी कि जो राज्यसभा है वो डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जो उसके मेंबर्स हैं उनका एक टाइम पीरियड रखा हुआ है कि आधे मेंबर्स 2 साल तक का उनका टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद जो दूसरे मेंबर हैं उनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2 साल उनके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर दूसरे आएंगे। इस तरीके से जो है कंटिन्यूसली ये चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल जो है डिसॉल्व नहीं होते सारे मेंबर्स एक साथ। और यहीं पर अगर हाउस ऑफ पीपल को देखा जाए यानी कि लोकसभा को देखा जाए तो ये जो है डिसॉल्व होती है, ठीक है, और इसका टेन्योर भी जो है 5 ईयर्स है, सेम एज ऑफ नेशनल असेंबली। यहीं पर जो इन्होंने साथ में इसी ही आर्टिकल के अंदर ये बता दिया कि ये जो 5 ईयर्स का पीरियड है ये एक्सटेंड भी हो सकता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाती है, इट मीन्स कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है, इमरजेंसी लग जाती है मुल्क में, तो जो हाउस ऑफ पीपल है यानी कि जो लोकसभा है उसका टाइम पीरियड अगर 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है तो उसको 1 साल के लिए मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। और उसका प्रोक्लेमेशन का जो है पीरियड अगर सीज हो जाता है तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक आप जो है मजीद उसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसके अलावा और नहीं कर सकते। वो 6 मंथ भी एक्सपायर अगर हो जाते हैं तो उसके बाद जो हाउस ऑफ पीपल है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू इलेक्शंस होंगे और नए लोग जो है इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि डील करता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अब जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है नेशनल असेंबली के, वो आर्टिकल 53 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। इसमें ये बताया गया है कि जैसे ही जनरल इलेक्शन हो गए, ठीक है, और उसके बाद नेशनल असेंबली जो है उसकी फर्स्ट मीटिंग में सबसे पहले क्या करेगी, जो भी मेंबर्स हैं उस वक्त मौजूद है नेशनल असेंबली के, उसमें से जो है अमंग्स इट्स मेंबर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करेगी, ठीक है, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे, नेशनल असेंबली के सामने ओथ लेंगे अपने ऑफिस में इंटर होने से पहले, यानी कि उसको अज्यूम करने से पहले, अपना फंक्शन परफॉर्म करने से पहले। और यहीं पे साथ में बताया गया है कि अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होता है या वो एब्सेंट है किसी वजह से, अपनी परफॉर्म नहीं कर सकता ड्यूटीज़ वगैरह, अपने फंक्शन वगैरह, तो जो डिप्टी स्पीकर है वो एज आ स्पीकर एक्ट करेगा, ठीक है। और यहीं पे बताया गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर भी मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इसमें फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ नेशनल असेंबली, आपसे अलग जो है पर्सन एक और जो है वो अपॉइंट किया जाएगा और वो फिर प्रिजाइड करेगा मीटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली को। फर्दर ये बताया गया है कि वे जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है ये प्रिजाइड नहीं करेंगे मीटिंग ऑफ द असेंबली को अगर उनके खिलाफ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑफिस जो है पास हो जाता है, ठीक है। ये बताया गया है कि अगर स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो वो बाय राइटिंग जो है वो प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा डायरेक्टली और उसको अपना रेजोल्यूशन जो है लेटर देगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन करना है तो वो बाय राइटिंग जो है अपना रेजोल्यूशन
किसको देगा, अपने रेजोल्यूशन किसको देगा, वो स्पीकर को देगा। स्पीकर देता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, अपना रेजोल्यूशन। और उसके बाद अगर डिप्टी स्पीकर रिज़ाइन करना चाह रहा है तो वो स्पीकर को देगा। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस अगर वैकेंट होता है, ठीक है, किस वजह से, कि या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, या जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सीज टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली, अगर वो असेंबली के मेंबर ही नहीं रहते या उसको रिमूव किया जाता है, तो इन सारी सिचुएशन में 7 दिन पहले जो है उसको नोटिस दिया जाएगा, ठीक। और उस नोटिस को जो है, जो टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली है, यानी कि 336 मेंबर्स जो है, उनकी जो मेजॉरिटी का जो वोट होगा उस हिसाब से जो उस नोटिस को पास किया जाएगा। और देन उसके बाद 7 दिन पहले जो है वो नोटिस उसको दिया जाएगा, उसके बाद उसको उसके ऑफिस से वैकेंट कराया जाएगा। यहीं में बताया गया है फर्दर कि अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो स्पीकर है वो अपना ऑफिस कंटिन्यू करेगा, ठीक है, जब तक कोई नया पर्सन जो है इंटर नहीं होता, ठीक है। यानी कि स्पीकर इस वक्त जो मौजूद है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसका यहाँ पर ऑफिस भी साथ में ख़त्म नहीं होगा। स्पीकर जो है अपना ऑफिस कंटिन्यू करता रहेगा, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जब तक न्यू इलेक्शंस नहीं हो जाते, नया मेंबर जो है अपॉइंट नहीं हो जाता एज एन स्पीकर ऑफ द असेंबली। और यही सारे सेम क्लॉजेज जो हैं लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल उसमें दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जस्ट एक जो चीज़ है जो डिफरेंट है वो ये है कि जो 7 दिन पहले नोटिस देने की बात की गई थी कि अगर आप उसको रिमूव कर रहे हो तो आपने 7 दिन पहले उसको नोटिस देना है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 डेज़ का टाइम दिया गया है कि आपने एटलीस्ट 14 डेज़ पहले जो है उसको इंटेंशन से अपनी आगाह करना है, उस रेजोल्यूशन के बारे में उसको नोटिस देना है, ठीक है। जस्ट ये चेंज है, इसके अलावा दोनों में जो है सिमिलैरिटी है, दोनों सेम है, और आर्टिकल की नंबरिंग जस्ट चेंज है, इसके अलावा सारा मटेरियल इसके अंदर सेम है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि डील करती है समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट। यानी प्रेसिडेंट है मे फ्रॉम टाइम टू टाइम समन आइदर हाउस और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि प्रेसिडेंट जो है जब चाहे टाइम टू टाइम यानी कि समन कर सकता है, बुला सकता है मीटिंग के लिए किसी एक हाउस को भी या फिर दोनों हाउसेस को भी, ठीक है, इन जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है, ठीक है। और सेम उसी के पास पावर है कि वो उसको जो है प्रयोग भी कर सकता है। दैट मीन्स कि वो किसी और डेट के ऊपर एडजर्न भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है उस समन वगैरह को। और यहाँ पर आगे मज़ीद बताया गया है कि एटलीस्ट जो है 3 सेशन होंगे नेशनल असेंबली के हर साल में, ठीक है, पूरे एक साल। जैसे कि अभी 2024 है तो 3 सेशन होना लाजमी है, यानी कि 3 दफ़ा मीटिंग होगी नेशनल असेंबली में, और नॉट मोर देन 120 डेज शैल इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग। यानी कि एक पहला सेशन हुआ, उसके बाद अगला सेशन होने के दरमियान में जो गैप आना है ना, वो 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 120 दिन से पहले आपने दूसरा सेशन बुला लेना है। और यहीं पर आगे बताया गया है, और जब आप मतलब सेशन पहली जो सिटिंग हो रही है उसमें आपने डेट अपॉइंट कर लेनी होती है नेक्स्ट सेशन की। यानी कि अभी पहला जैसे कि इस वक्त चल रहा है मई में जो है सेशन चल रहा है, अब इसके एंड होने पे आप जो है नेक्स्ट सेशन कब होगा उसकी डेट को भी अपॉइंट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर ये बताया गया है कि भाई जो नेशनल असेंबली है ना वो वर्क करेगी नॉट लेस देन 130 वर्किंग डेज, ठीक है। यानी कि आपने जो है सेशन रखना है, जो वर्किंग डेज हैं आपके 130 डेज तक आपका जो है सेशन चलना चाहिए एटलीस्ट, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है मज़ीद बताया गया है कि भाई अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है ऑन द रिक्वेजेशन, ठीक है, 1/4 अगर टोटल मेंबरशिप जो है रिक्वेस्ट करती है, टोटल मेंबरशिप है हमारी 336, जिसमें से अगर 1/4 मेंबर यानी कि 84 मेंबर अगर जो है मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं स्पीकर से कि भाई आप जो है नेशनल असेंबली का इजलास जो है बुलाएं, समन करें, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है उस रिसिप्ट के, उस रिक्वेजिशन के 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर जो है उसको समन करना है असेंबली को, ठीक है, बुलाना है उस इजलास को, और वही स्पीकर ही जो है उसको एडजर्न कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम इंडियन पार्लियामेंट को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि वही सेम सारी चीज़ें कि प्रेसिडेंट जो है समन करेगा ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, ठीक है, दोनों हाउसेस को बुला सकता है और जिस टाइम पे, ठीक है, और बट 6 मंथ शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन द लास्ट सिटिंग। अब यहाँ पर जो बताया गया है ना, अब हमारे पास क्या था कि भाई
20 डेज, ठीक है, 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए दो सेशंस के दरमियान। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि लोकसभा के सेशन के दरमियान 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर बताया सेम वही है कि लास्ट जो सेशन हो रहा है उसमें आप अगले सेशन की जो है डेट अपॉइंट कर लोगे, और यहीं पर इसका क्लॉज 2 बताता है कि भाई प्रेसिडेंट वो है जो है इसको हाउसेस की मीटिंग को प्रोलॉग भी कर सकता है, अगर उसने बुलाया है तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है, और वो डिसॉल्व भी कर सकता है हाउस ऑफ पीपल को, ठीक है। हमारे यहाँ आर्टिकल 58 में अलग से रेजोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली को डील किया गया है, जबकि यहाँ पर जो है एसी क्लॉजेस की सूरत में ये डाल दिया गया है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इस हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है, ठीक है। ये था इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे डिफरेंस पे, जो कि है वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम, यानी कि आर्टिकल 55 पाकिस्तान का डील करता है कि किस तरीके से वोटिंग की जाएगी असेंबली में और कोरम किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी डिसीजंस जो है नेशनल असेंबली में लिए जाएंगे वो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, यानी कि उस वक्त जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उस मेजॉरिटी के हिसाब से जो है वोटिंग की जाएगी नेशनल असेंबली में। और जो पर्सन प्रिजाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि अगर स्पीकर वगैरह है या डिप्टी स्पीकर प्रिजाइडिंग है उस वक्त ऑफिसर, वो वोट नहीं करेगा। 50% जो है लोग एग्री कर रहे हैं और 50% जो है लोग डिसएग्री कर रहे हैं। अब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो गई, तो यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उस सूरत में फिर जो है वोट दे सकता है, अदरवाइज उसको पास जो है पावर नहीं है कि वो वोट दे। फर्दर ये बताया गया है कि ड्यूरिंग द सिटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली, ठीक है, यानी कि अब ये जो नेशनल असेंबली की सिटिंग चल रही है, इजलास चल रहा है, उसके दौरान अगर पता लगता है कि भाई के 1/4 मेंबर भी जो है मौजूद नहीं है टोटल मेंबरशिप के, वो 1/4 यानी कि 84 मेंबर भी मौजूद नहीं है आउट ऑफ 336, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पीकर है वो एडजर्न भी कर सकता है, यानी कि कोई और डेट पर फिर बुला सकता है, और या फिर उस मीटिंग को सस्पेंड भी कर सकता है जब तक एटलीस्ट 1/4 मेंबर प्रेजेंट ना हो जाए, यानी कि 84 मेंबर्स का एटलीस्ट प्रेजेंट होना ज़रूरी है। पर अगर हम इंडिया की तरफ जाएं तो इंडिया में क्या सिस्टम है वोटिंग का, ठीक है, वो ये है कि all questions at any sitting of either house or joint sitting of the house shall be determined by majority of votes of the member present and voting। सेम वही बात है कि जितने लोग उस वक्त मौजूद हैं और वोटिंग कर रहे हैं उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, अदर देन द स्पीकर और द चेयरमैन स्पीकर। वही बात कि भाई स्पीकर और जो एक्टिंग चेयरमैन वगैरह है उनके अलावा। लेकिन ये लोग कब वोट कर सकते हैं, अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती है। वही सेम बात अभी जो हमने पढ़ी है, ठीक है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर हम कोरम की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि एटलीस्ट 1/4 जो है मेंबर प्रेजेंट होना ज़रूरी है उस कोरम को मेंटेन रखने के लिए, प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखने के लिए। जबकि इंडिया में क्या है कि एटलीस्ट जो है 1/10 जो है मेंबर ऑफ द टोटल हाउस, ठीक है, मेंबरशिप, यानी कि टोटल जो है 545 मेंबर्स हैं लोकसभा के, जिसमें से 1/10 का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। 1/10 का क्या बनता है, जैसे कि 545 टोटल मेंबर है, उसमें से एटलीस्ट 54.5% जो यानी कि 54% का जो है प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ताकि उस मीटिंग को, उस सिटिंग को जो है कंटिन्यू किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ये डिफरेंस क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे डिफरेंस पे, जो कि एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। अब पाकिस्तान में ये 56 आर्टिकल डील करता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकता है किसी भी हाउस को या फिर बोथ हाउसेस को, ठीक है, असेंबल टुगेदर, इकट्ठे भी कर सकता है, किसी भी पर्पज़ के लिए वो रिक्वायर कर सकता है। फर्दर ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो मैसेजेस भेज सकता है हाउसेस को विद रिस्पेक्ट, अगर कोई बिल जो है इन पेंडिंग है उससे रिलेटेड कि भाई अब तक ये बिल पेंडिंग में क्यों है, इस पर कोई आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। फर्दर ये भी बताया गया है कि फर्स्ट सेशन अगर होता है, ठीक है, कमेंसमेंट पहले सेशन की जब हुई है जनरल इलेक्शन के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, ईच ईयर, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, एड्रेस करेगा। अनाउंसमेंट हुआ है, पहला सेशन है, प्रेसिडेंट आएगा, एड्रेस करेगा दोनों हाउसेस से। अब उसके बाद हर साल जो है 3 सेशन होने हैं, तो हर साल जो पहला सेशन होगा उसमें प्रेसिडेंट ने एड्रेस करना है बोथ हाउसेस से, ठीक है। और उसके बाद फर्दर जो है आगे ये बताया गया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर भी सेम यही है कि प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउसेस से असेंबल करके या फिर अलग अलग से जो है वो एड्रेस कर सकता है, और वो मैसेजेस सेंड कर सकता है विद
रिस्पेक्ट टू द पेंडिंग बिल, यानी कि कोई बिल अगर पेंडिंग में है तो उसको इन कंसिडरेशन लिया जाए, इस हिसाब से भी वो बुला के जो है एड्रेस वगैरह कर सकता है। अब हमारे यहाँ पर क्या किया है, 56 आर्टिकल के अंदर क्लॉजेस की सूरत में ये सारी बात कर दी गई है, जबकि इंडिया के अंदर क्या है, अलग अलग आर्टिकल्स की सूरत में बात की गई है। जैसे कि स्पेशल एड्रेस देकर आर्टिकल 87 के अंदर उन्होंने बात की गई कि भाई प्रेसिडेंट जो है हर नए सेशन पे, जब नया साल शुरू होता है और नया सेशन जो शुरू हो रहा है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करेगा, ठीक है। और ये बात हमारे यहाँ क्लॉज के अंदर की गई है, जबकि इंडिया के अंदर आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंगली की गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे डिफरेंस पे। अब जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं या अटर्नी जनरल है, ठीक है, इनके पास राइट्स है कि ये बोल सकते हैं, ठीक है। जिस वक्त इजलास जो चल रहा है एज पार्लियामेंट का, इनके पास राइट है कि ये अपना भी ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है, उस प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, लेकिन ये इंटाइटल टू वोट नहीं है, ठीक है, इंटाइटल टू वोट नहीं है, वोट नहीं कर सकते। यहीं पर अगर हम इंडियन पार्लियामेंट के बारे में देखें, लोकसभा में देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, लोकसभा नहीं सॉरी, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट में देखें तो सेम वही बात है कि हर मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसके पास ये पावर है कि वो स्पीक, ठीक है, उसके पास पावर है कि वो पार्ट ले सकता है प्रोसीडिंग में, बोल सकता है जॉइंट सिटिंग में, लेकिन सेम वही बात कि भाई वो इंटाइटल टू वोट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम बात की गई है। बस यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी राइट है, और जबकि यहाँ पे कहा गया है कि मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल्स वगैरह जो है उनके पास राइट है कि वो बोल सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा आ जाता है आर्टिकल 58 पाकिस्तान का, जो कि डील करता है डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कि डिसॉल्व करना है नेशनल असेंबली को। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर तो वो असेंबली को डिसॉल्व कर देगा, और उस एडवाइस के बाद जो है विद इन 48 आवर्स जो है उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। यानी कि अगर प्रेसिडेंट ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है प्रेसिडेंट से कि असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, अब इसके कहने के अगले 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर उस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। आगे जो है प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी बताई गई है कि भाई कौन सा प्राइम मिनिस्टर एलिजिबल है ये एडवाइस देने के लिए, और ये जो क्लॉज है वो प्रेसिडेंट के पावर के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अलग से बात नहीं की गई है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं दूसरे डिफरेंस पे, जो कि है सेनेट पे। पाकिस्तान के अंदर जो है अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है, इंडिया में जो है काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है या फिर राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। अब पाकिस्तान की जो सेनेट है वो टोटल 96 मेंबर्स पे कंसिस्ट है, ठीक है, और इसके बाद ये बताया गया है कि भाई 14 जो है इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स हर एक प्रोविंशियल असेंबली से, 2 जनरल सीट्स होंगी, एक वुमेन की सीट होगी, एक टेक्नोक्रेट, यानी कि टोटल 4 सीट्स जो है वो दी जाएंगी फेडरल कैपिटल को, 4 वुमेन्स की सीट होंगी हर एक प्रोविंशियल असेंबली से, ठीक है, और 4 टेक्नोक्रेट्स जो हैं जिनमें उलेमा भी शामिल हैं हर एक प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट किए जाएंगे। और फर्दर आगे ये बताया गया है कि भाई क्या होगा, 4 जो है नॉन मुस्लिम्स हर एक प्रोविंस से इलेक्ट किए जाएंगे। इस तरीके से जो है ये टोटल 96 मेंबर्स के ऊपर जो है मुश्तमिल है अपर हाउस यानी कि सेनेट। अब अगर यहीं पर हम जो है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा को देखें, इंडिया की पार्लियामेंट के अपर हाउस को, तो यहाँ पर जो 12 मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और बकाया जो 233 मेंबर्स हैं उनको जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट चूज़ किया जाता है, और यूनियन और टेरिटरीज जो हैं वो उनको चूज़ कर रही होती हैं। तो इस हिसाब से इन दोनों को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यानी कि जो टोटल मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में वो होते हैं 245, जबकि जो अपर लिमिट है वो है 250। अब इनमें से 12 मेंबर्स तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। अब वो 12 मेंबर्स कौन हैं, वो 12 मेंबर्स वो होते हैं जिनके पास जो है स्पेशल नॉलेज होती है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस्ड जो है वो लोग होते हैं किन मैटर्स में, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया या सोशल सर्विसेज वगैरह, इन डिपार्टमेंट से, इन इंस्टीट्यूट से जो है प्रेसिडेंट पर्सनस को जो है नॉमिनेट करता है। इसके अलावा अब जो बकाया 233 मेंबर्स जो हैं जो अपॉइंटमेंट होती है जिनकी, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर स्टेट की, वो उनको जो है अपॉइंट करती है, उनको इलेक्ट करती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए। यानी कि इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेट जो है, हर एक स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 3 से 4 बंदों को जो है प्रेफरेंस के हिसाब से जो है वोट देती है, कि जैसे भाई पहले नंबर पे मैं फला पर्सन को वोट देती हूँ, सेकंड पे मैं किसी और को देती हूँ, थर्ड पे किसी और को देती हूँ। इस तरीके से हर एक कोई प्रेफरेंस के हिसाब से जो है वोट देगा 3-4 बंदों को,
अब उसमें से सबसे कम वोट जिसके होंगे उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और उसके जो वोट होंगे वो रिमेनिंग जो बंदे कंपटीशन में मौजूद हैं उनके पास ऐड कर दिए जाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू किया जाएगा जब तक कोई एक बंदा जो है मेजॉरिटी के वोट जो है हासिल नहीं कर लेता। सबसे एक पर्सन जो है हर एक स्टेट की तरफ से उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको इलेक्ट करेगी वो जो है मेंबर बनेगा काउंसिल ऑफ स्टेट का। अब हम आ जाते हैं अगले डिफरेंस पे जो कि है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन में। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 60 जो इसको डील करता है, ये बताता है कि अब सेनेट की जो है कमेंसमेंट हो गई है, पहली मीटिंग है, तो उसमें वो अपने मेंबर्स में से जो कि 96 मेंबर है उसमें से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को जो है इलेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये बताया गया है फर्दर कि अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, और अगर डिप्टी चेयरमैन भी मौजूद नहीं है तो किसी और को चूज़ किया जाएगा और वो उनकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा फॉर द टाइम। और फर्दर ये बताया गया है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो टेन्योर है वो 3 साल तक का है, ठीक है। अब यहीं पर जो है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अगर हम इंडिया की देखें यानी कि राज्यसभा में देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। अभी जैसा कि पाकिस्तान में था कि जो 96 मेंबर हैं उन्हीं में से चेयरमैन चूज़ होगा, उन्हीं में से डिप्टी चेयरमैन चूज़ होगा। लेकिन इंडिया में जस्ट ये डिफरेंस है कि जो उनका चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है और जो डिप्टी चेयरमैन होता है 245 मेंबर्स में से चूज़ करते हैं, ठीक है। और वही सेम बात है कि अगर चेयरमैन मौजूद नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, और अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो उसके अलावा किसी और पर्सन को चूज़ किया जाएगा अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जो है हमारे पास अनदर डिफरेंस आ जाता है वो है आर्टिकल 61 का। आर्टिकल 61 में जो है सेनेट से रिलेटेड ही प्रोविजन है, इसमें ये बताया गया है कि भाई जो 53 है, 54 और 55 आर्टिकल है जो कि डील करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की ड्यूटीज़ है, उसकी राइट्स वगैरह से, सेम वही सारे जो है सेनेट के ऊपर भी अप्लाई होंगे, उसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए भी अप्लाई होंगे। और इन्होंने जो है समअप कर दिया यहाँ पर, और आर्टिकल वाइज अलग अलग से जो है नहीं बताया। जबकि इंडिया की तरफ अगर हम जाएँ तो इंडिया में क्या है, आर्टिकल वाइज हर एक चीज़ को अलग अलग से बताया गया है। जैसे कि आर्टिकल 90 में बताया गया है कि किस तरीके से जो है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है रिज़ाइन करेंगे। और दूसरा यहीं पर ये 91 में बताया गया है कि पावर क्या होंगे डिप्टी चेयरमैन के, ड्यूटीज़ क्या परफॉर्म करनी है उसने। 92 में बता दिया गया है कि अगर कोई इसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो वो प्रिजाइड नहीं करेंगे। सेम वही सारे क्लॉजेज हैं जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए हैं, वही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है 64 पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील करता है वेकेशन ऑफ सीट से। यानी कि इसमें बताया गया है कि कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का, जैसे कि अगर नेशनल असेंबली को देखा जाए तो अगर वहाँ का कोई मेंबर रिज़ाइन करना चाह रहा है तो वो स्पीकर को एड्रेस करेगा, उसको देगा अपना रेजिग्नेशन लेटर। और अगर कोई सेनेट में से रिज़ाइन करना चाह रहा है तो वो चेयरमैन को देगा अपना रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी मेंबर बोथ हाउसेज में से, ठीक है, कि या तो वो सेनेट में से भी हो सकता है या नेशनल असेंबली में से भी हो सकता है, इसमें से अगर कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर जो है विदाउट लीव रिमेन एब्सेंट, ठीक है, 40 दिन तक जो है कंसिक्यूटिवली एब्सेंट रहता है, उसकी सिटिंग्स को ज्वाइन नहीं करता, तो उसकी भी सीट जो है वैकेंट हो जाएगी और उसका जो ऑफिस सीज हो जाएगा, ठीक है, मेंबरशिप उसकी सीज हो जाएगी। इंडिया में जो है वेकेशन ऑफ सीट जो है उसको अलग से जो है डिस्कस नहीं किया गया है, उसको डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स जो हैं उनमें डिस्कस किया गया है। अब हम दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं जो कि सेकंड लास्ट डिफरेंस है, वो है ऑथ ऑफ मेंबर्स। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 65 हमें ये बताता है कि कोई भी पर्सन इलेक्ट होने से पहले ना तो वो सिट होगा, यानी कि ना ही वो किसी भी इजलास वगैरह के अंदर बैठेगा, ना ही वो वोट करेगा, जब तक वो हाउसेस, यानी कि अगर वो नेशनल असेंबली का मेंबर है तो नेशनल असेंबली के बिफोर, और अगर वो सेनेट का मेंबर है तो सेनेट के बिफोर ऑथ नहीं ले लेता, ठीक है, जो कि 3rd शेड्यूल में बताया गया है। जबकि अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इसमें यह बताया गया है कि हर एक मेंबर जो है किसी भी हाउस का, ठीक है, पार्लियामेंट के, उसको ओथ लेना है, सब्सक्राइब करना है बिफोर द प्रेसिडेंट। यानी कि अब चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, उसने प्रेसिडेंट के सामने जो है उसके प्रेसिडेंट के बिफोर ओथ लेना है, जो कि 3rd शेड्यूल में बताया गया है। जस्ट इतना सिंपल सा ये डिफरेंस है। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट डिफरेंस के ऊपर, जो कि है आर्टिकल 66 के अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये करता है प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स से। आर्टिकल 66 में बताया गया है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, और अगर वो कोई भी बात करते हैं या फिर किसी को भी वोट देते हैं, किसी भी पेपर्स या वोट्स और प्रोसीडिंग के अगेंस्ट जो है उनको लाइक
उनके खिलाफ कोर्ट में किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो प्रिविलेजेस मेंबर्स को हासिल है इंडिया की पार्लियामेंट में वो सेम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनको, ठीक है, उनको लायबल नहीं किया जाएगा, किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं की जाएगी। अगर वो किसी को भी वोट देते हैं या कुछ भी स्पीच करते हैं तो इसकी कोर्ट में उनके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। आई होप कि आपको अच्छे से जो ये समझ में आ गए होंगे। ये कंपैरेटिव स्टडी जो हमने की है पार्लियामेंट की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कंपैरेटिव स्टडी को लेकर आएंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।